Hello students, welcome to my channel K for Chemistry. This is Dr. Hanman Singh and you are watching my channel K for Chemistry. Today we are going to study origin of molecular spectra. Now look at the screen of the mobile, origin of molecular spectra. अब यहाँ आप देखें इलेक्ट्रॉनिक जो रेडिएशंस है जब वो मॉलिक्यूल के अंदर से पास होंगी तो सपोज कीजिए कि कोई एक मॉलिक्यूल है CH4 है और उस CH4 के अंदर से जब वो रेडिएशंस पास होंगी तो क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल के अंदर अलग अलग एटम है, अलग अलग प्रकार के एटम है, अलग अलग प्रकार के बॉन्ड हैं। जब वो रेडिएशन उसके अंदर से पास होगी तो अलग अलग बॉन्ड, अलग अलग एटम जो है, अलग अलग टाइप के जो बॉन्ड है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे। रेडिएशन को अलग अलग एब्जॉर्ब करेंगे मतलब अलग अलग वेवलेंथ के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेंगे। CH बॉन्ड है वो अलग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, C डबल बॉन्ड C बॉन्ड है अलग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। ऐसे वो अलग अलग वेवलेंथ का रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेंगे। तो यही इसमें यह कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इंक्रीज by the absorption of quantum of certain energy of electromagnetic radiation, and this absorption of quantum takes place only when this energy is equivalent to the difference in the energies of the two energy level of a molecule। किसी मॉलिक्यूल के अंदर जो एनर्जी का लेवल है, डिफरेंस एनर्जी का, उससे उसके बराबर उससे ज़्यादा होगी तो उसी एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करेंगे। और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, जैसा कि आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने हायर एनर्जी लेवल में जाता है। तो वो जो है उसका फार्मूला ये बता रखा है। ये इसको अगर हम देखें तो एनर्जी डिफरेंस का फार्मूला है डेल्टा इज इक्वल टू एच न्यू एच सी अपॉन लैम्डा, वेयर एच इज द प्राइम कांस्टेंट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एंड सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। चलिए अब हम देखते हैं आगे की स्थिति। इसमें एक चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि कोई भी मॉलिक्यूल है उस पर जब रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पड़ते हैं तो ये होता है कि जैसा कि अभी अभी आप लोगों को बताया कि वो मॉलिक्यूल जो है वो अलग, उसका अलग अलग पार्ट जो है वो रेडिएशंस के अलग अलग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है और उससे अलग अलग तरीके के स्पेक्ट्रम बनते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे कि जो इंटरनल एनर्जी है मॉलिक्यूल की, द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। मॉलिक्यूल की जो इंटरनल एनर्जी है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो 3 पार्ट में किस तरह से डिवाइड करते हैं ये जो है आपको इसमें डायग्राम के अंदर ग्राफ में दिखा रखा है कि जो इंटरनल एनर्जी है पहले उसको हाँ कई पार्ट में डिवाइड करते हैं हम। मॉलिक्यूल की जो इंटरनल एनर्जी है उसको हमने पहले इलेक्ट्रॉनिक पार्ट में डिवाइड किया, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में डिवाइड किया है। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को हम शो कर रहे हैं N1 N2 N3 से शो कर रहे हैं। तो बड़े पार्ट के अंदर इसको पहले इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में डिवाइड किया है जिसको हम N इज इक्वल टू 1 2 3 से शो कर रहे हैं। अब फिर उसके बाद एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल को हमने कई वाइब्रेशनल लेवल में डिवाइड कर रखा है जिसको हम जैसा कि हमने ये बता रखा है इसको न्यू1 न्यू2 न्यू3 इस तरह से हम बोलते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल में अलग होंगे वाइब्रेशनल सब लेवल, दूसरा जो इलेक्ट्रॉनिक लेवल है N2 इसके अंदर अलग होंगे वाइब्रेशनल सब लेवल। इस तरह से पहले एक इंटरनल एनर्जी मॉलिक्यूल के उसको कई इलेक्ट्रॉनिक लेवल में डिवाइड किया जिसको हम N1 N2 N3 कह रहे हैं। फिर एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल को कई सब वाइब्रेशन लेवल में डिवाइड करते हैं। फिर एक वाइब्रेशन लेवल को कई रोटेशनल लेवल में डिवाइड करते हैं जिसको हम J से शो कर रहे हैं, ये दिख रखा है N1 N2 N3 N4। ठीक है, तो इस तरह से है। अब जैसा कि डायग्राम को देखने से पता चलता है कि जो रोटेशनल चेंजेस है वो बहुत अल्प मात्रा में एनर्जी होगी, उसी से रोटेशनल चेंज हो जाएगा क्योंकि उसके लिए बहुत कम एनर्जी की आवश्यकता है। इसके अलावा अगर हमको वाइब्रेशनल चेंज करना है ये वाला तो इसमें रोटेशनल से ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता है और जब वाइब्रेशनल चेंज होगा तो रोटेशनल चेंज अपने आप ही हो जाएगा। इसी प्रकार अगर इलेक्ट्रॉनिक चेंज होता है, जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके N1 से N2 में जाता है, ये वाला जिसको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक चेंज, ये ट्रांजिशन अगर हो रहा है
तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और जब ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो इलेक्ट्रॉनिक चेंज होगा तो वाइब्रेशनल रोटेशनल भी चेंज हो गया और रोटेशनल चेंज भी हो गया। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक चेंज हो रहा है तो उसमें सारे चेंजेस आ गए, और अगर वाइब्रेशनल रोटेशनल चेंज हो रहा है तो उसमें वाइब्रेशनल भी आ गया, रोटेशनल भी आ गया, रोटेशनल होगा तो उसमें केवल रोटेशनल ही आएगा। थर्ड बात यह है कि रोटेशनल चेंज के लिए एनर्जी कम चाहिए, वाइब्रेशनल रोटेशनल के लिए एनर्जी उससे ज़्यादा चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक चेंज के लिए एनर्जी और भी ज़्यादा चाहिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर एनर्जी बहुत अल्प मात्रा में आवश्यकता पड़ रही है, अप्रॉक्सीमेट जैसा कि अब आपको बताते हैं कि अप्रॉक्सीमेट 0.005 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर एनर्जी एब्जॉर्ब की है किसी मॉलिक्यूल ने, 0.005 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी एब्जॉर्ब की है, तो इतनी कम एनर्जी से केवल रोटेशनल चेंज आएगा, बहुत सबसे छोटा वाला चेंज आएगा, रोटेशनल चेंज आएगा। तो उससे जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो क्या कहलाएगा, रोटेशनल स्पेक्ट्रम कहलाएगा, क्योंकि इतनी कम एनर्जी से केवल रोटेशनल चेंज आया, वाइब्रेशनल चेंज तो आया ही नहीं। तो इससे जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसे हम कहेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रम। और दूसरा यह है कि एनर्जी कम खर्च हुई है, तो एनर्जी कम खर्च हुई इसका मतलब वेवलेंथ ज़्यादा होगी। तो इस तरह का जो स्पेक्ट्रम है वो हायर वेवलेंथ वाले रीजन में पाया जाएगा। हायर वेवलेंथ वाला रीजन कौन सा कहलाएगा, ये माइक्रोवेव रीजन, फार IR या माइक्रोवेव रीजन के अंदर पाया जाएगा। इसको इस तरह से समझा जाता है, और ये प्योर रोटेशनल चेंजेस है और ये रोटेशनल स्पेक्ट्रम कहलाएगा। तो अगर 0.005 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इसके आसपास की एनर्जी अगर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है तो ये एनर्जी बहुत कम होती है, इससे केवल रोटेशनल चेंज ही आएगा। रोटेशनल चेंज आएगा तो उससे जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो रोटेशनल स्पेक्ट्रम कहलाएगा, और ये रोटेशनल स्पेक्ट्रम एक केवल लाइन स्पेक्ट्रम कहलाएगा, क्योंकि एक सिंगल ट्रांजिशन है इसमें, और चूंकि एनर्जी कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी, तो ये हायर वेवलेंथ वाले रीजन में पाया जाएगा। और वो जो हायर वेवलेंथ वाला रीजन क्या है, और वो हायर वेवलेंथ वाला जो रीजन है वो है माइक्रोवेव रीजन या रोटेशनल रीजन, इसको हम फार IR भी कह सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे चलने में यह है, इसके बाद आता है वाइब्रेशनल सब लेवल। वाइब्रेशनल चेंजेस के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है हमको अप्रॉक्सीमेट 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर कोई मॉलिक्यूल या कोई बॉन्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उसके आसपास की एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो उससे वाइब्रेशनल चेंज होता है। तो वाइब्रेशनल चेंज अगर हो रहा है तो वो जो चेंज है उससे रोटेशन एनर्जी से ज़्यादा है, तो वाइब्रेशनल चेंज हो रहा है तो रोटेशन चेंज अपने आप ही होगा। तो इसका जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो रोटेशन से थोड़ा सा चौड़ा बनेगा, क्योंकि इसमें दो ट्रांजिशन हो रहा है, रोटेशनल भी हो रहा है और वाइब्रेशनल भी हो रहा है। तो ये वाला जो स्पेक्ट्रम है उससे थोड़ा सा चौड़ा बनेगा। अब इसमें क्या होता है कि एनर्जी थोड़ी सी बड़ी है तो इसकी जो वेवलेंथ है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ये जो स्पेक्ट्रम पाया जाएगा वाइब्रेशनल रोटेशनल लेवल, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम इसको कहेंगे। और दूसरा ये जो स्पेक्ट्रम पाया जाएगा यह इंफ्रारेड रीजन में पाया जाएगा। इसको मैं बता देता हूँ आपको, ये वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड रीजन में ये पाया जाएगा। ये स्पेक्ट्रम ये थोड़ा सा बैंड टाइप होगा, ये देखिए आप, बैंड टाइप स्पेक्ट्रम होगा, और ये IR स्पेक्ट्रोस्कोपी IR रीजन में पाया जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगर एनर्जी और बढ़ाएं हम 5 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर एनर्जी दें किसी भी मॉलिक्यूल को, तो इतनी ज़्यादा एनर्जी अगर हम देंगे तो उससे क्या चेंज आएगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक चेंज आएगा। इलेक्ट्रॉनिक चेंज आएगा मतलब N1 से सीधा वो N2 में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन। जब इसमें इलेक्ट्रॉनिक चेंज आएगा तो सीधी सी बात है वाइब्रेशनल भी चेंज हो गया, वाइब्रेशन के साथ उसमें रोटेशनल भी चेंज हो गया। तो इस तरह से जो स्पेक्ट्रम है वो कैसा होता जा रहा है, धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है, धीरे धीरे वो बैंड टाइप स्पेक्ट्रम होता जा रहा है, पट्टी टाइप स्पेक्ट्रम होता जा रहा है, क्योंकि उसमें रोटेशनल चेंज भी है, क्योंकि उसमें वाइब्रेशनल चेंज भी है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक चेंज भी है, और क्योंकि एनर्जी बढ़ रही है इसलिए वेवलेंथ कम होती जाएगी। तो ये वाला जो स्पेक्ट्रम है किस में प्राप्त होगा, विजिबल रीजन में प्राप्त होगा, विजिबल और UV क्षेत्र के अंदर प्राप्त होगा। इसलिए स्पेक्ट्रम को हम जो है वो विजिबल स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं। हम जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम को विजिबल स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं। देखो ये विजिबल या UV रीजन के अंदर पाया जाएगा, ये इसकी वेवलेंथ है, इस तरह से ये
पाया जाएगा। तो ये वाला जो स्पेक्ट्रम है इसको हम दृश्य स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम को। अब इसमें हम यहाँ देखेंगे जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो पैराग्राफ क्या कह रहा है, एन इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल इज दैट द ट्रांजिशन अमंग वेरियस एनर्जी लेवल्स टेक्स प्लेस इन अकॉर्डेंस विद द सिलेक्शन रूल। जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है, या वो अप हो या डाउन हो, तो वो उसके लिए एक सिलेक्शन रूल बना रखा है। वो सिलेक्शन रूल ये है कि प्लस माइनस वन, या तो वो एक पायदान ऊपर जाएगा या एक पायदान नीचे आएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि उसके पास एनर्जी ज़्यादा है तो वो एक से ज़्यादा पायदान ऊपर चला जाए, या एनर्जी अपनी जो है वो निकाल के एक से ज़्यादा पायदान नीचे आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। या तो एक पायदान ऊपर जाएगा या एक पायदान नीचे आएगा। दिस इज नोन एज सिलेक्शन रूल। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक चेंज हो तो उसमें डेल्टा एन प्लस माइनस वन होगा, अगर वाइब्रेशनल चेंज है तो प्लस माइनस वन होगा, और अगर रोटेशनल चेंज है तो भी प्लस माइनस वन होगा। प्लस का मतलब जो है एब्जॉर्प्शन, और माइनस का मतलब है इमिशन। माइनस का मतलब इमिशन, अगर वो हाई एनर्जी लेवल से नीचे आ रहा है तो इमिशन हो रहा है, तो उसको माइनस में शो करेंगे। प्लस मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर जा रहा है तो वो एब्जॉर्प्शन में आ जाएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। यह है सिलेक्शन रूल जो अभी बताया, इसमें अपन ने सिलेक्शन रूल वैसा ही है, प्लस माइनस वन, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक पायदान ऊपर जाएगा, और जिससे वो प्लस से डिनोट कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एनर्जी निकालेगा, इमिट करेगा, तो एक पायदान नीचे आएगा जिसको अपन माइनस में शो कर देंगे। तो इस तरह से ये जो है, यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये देखने वाली है कि अब ये जो एनर्जी का हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है, कम एनर्जी उससे ज़्यादा, ये किस तरह से रहेगा। ये जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के बॉन्ड हैं वो अलग अलग स्ट्रेंथ के बॉन्ड है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था CH4 का, C के साथ 4 हाइड्रोजन बॉन्ड लगे हुए हैं, सिंगल बॉन्ड है, तो इन सब की एनर्जी सेम है लेकिन डिफरेंट है। CH बॉन्ड की सबकी चारों की एक सी है। तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। चूंकि CH बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग है, सिग्मा बॉन्ड है स्ट्रांग है, इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है, तो एनर्जी तो ज़्यादा चाहिए। जब एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो जब एनर्जी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। तो ऐसे स्पेक्ट्रम जो है वो UV और विजिबल रेंज के अंदर पाए जाते हैं। इस तरह से हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल का जो स्पेक्ट्रम है कौन से रीजन में पाया जाएगा। तो ज़्यादा अगर एनर्जी उसको यूज़ होती है तो इलेक्ट्रॉनिक में स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा, उससे कम के लिए वाइब्रेशन रोटेशनल, और उससे भी कम के लिए जो है वो रोटेशनल चेंजेस या रोटेशनल स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा, जिसे हम फार IRB स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, इजाज़त दीजिए मुझे, और इससे संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।